प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैडम, आपका ताल्लुक संबंध ऊंचे घराने से है। हमारे हिंदुस्तान में अभी तक आज़ादी आने के बाद वो जातिगत परिप्रेक्ष्य अपना एक महत्व रखता है। आपके बहुत से पात्र ऊंचे घराने से, ऊंची जात से आते हैं और आप उनकी वैल्यूज़ को वेटेज देती हैं कि ये घरानेदार व्यक्ति है, अच्छे घर से आया है। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपके उपन्यास में कोई पात्र बहुत निचले घराने से आया हो, छोटी जात से आया हो और आपने उसको बहुत श्रद्धा से प्रस्तुत किया हो या उसकी मानवीयता को उजागर किया हो? कोई ऐसा पात्र आया आपके यहाँ? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी जी कि मैं क्योंकि प्लान नहीं करती जी कि इसको छोटे घर का लेना, बड़े घर का लेना, इसको ऐसा चित्रना, ये तो क्योंकि मैं उन ऊंचे लोगों, घराने जो लोगों को, वो सिर्फ मेरे मन में नहीं है, मेरे जीवन में ही उनका संचार है। इसलिए मेरे को उन एक्सपीरियंस में जो मेरे आता है ना, मैं वही लिखती हूँ। मैं कोई बनावटी बनाकर फैशन के तौर पे, जहाँ आजकल गरीबों के हक में लिखना चाहिए, जहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे लिखना चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक इकोनॉमिस्ट बेहतर सॉल्व कर सकता है। जी बता सकता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमने तो ये देखना है कि उस प्रॉब्लम ने किसी के व्यक्तित्व पर क्या असर है। जी पानो जो है वो इसीलिए ऐसे जीवन में है कि गरीब लड़की है, गरीब परिवार से है, बड़ी हमदर्दी से मैंने उसको चित्रा। उस उपन्यास में तो सभी पात्र ही ऐसे हैं। नहीं, दूसरा उपन्यास वो दूसरी सीता है। दूसरी सीता, हाँ, उसमें भी एक गरीब परिवार की लड़की है जिसको उठा के ले जाते हैं सरदार लोग। जी। सो ऐसे नहीं है कि मैं उनको, गरीब को भी बड़ी हमदर्दी से बड़े अच्छे लोग बनाकर देखती हूँ। एक आपका और उपन्यास है वाट हमारी, जिसमें यूपी से पंजाब में भैया लोग बहुत आते हैं, मजदूरी करते हैं। उसका आपने चित्रण बहुत अच्छी तरह किया। उसका कैरेक्टर का जो नाम, जीतू, तो उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो अमीर घर की लड़कियां, अमीर घर के जहाँ वो काम करता है उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। वो इसी खुशी में घूमता है, उसकी शादी नहीं होती। वो अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज से बहुत साल पहले, अब तो पंजाब में, यूपी, बिहार से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा गिनती में हो गए, जीवन का हिस्सा बनने शुरू हो गए, लेकिन तभी आपने एक अलग दृष्टिकोण से उस जीतू का चित्रण किया कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है आज से 25-30 साल पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा जब आपने वो कैरेक्टर गढ़ा। उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो ऐसी है कि मैंने उसमें ये, एक जिस घर में वो रहता है, एक तो उसके बेजी है, ट्रेडिशनल औरत है, वो सर्वेंट को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती है। और जो लड़कियां हैं वो भी उस ऐसे ट्रीट करती हैं, घर का मेंबर। वो भी लड़कियों को अपनी बहन समझता है। जब कोई शादी करके कि उसका हस्बैंड ठीक ट्रीट नहीं करता, बोलता मेरा जी करता है कि इसको मार दूं मैं, उसको झिड़कती है, इमोशनली जुड़ा हुआ है। और जब उस घर के लड़के की शादी हो जाती है, एक मॉडर्न टाइप की औरत आ जाती है, उसको ये पसंद नहीं। वो बोलती है तो सर्वेंट है, उसको सर्वेंट की जगह पर रखो। और वही जो औरत है वही उसको बहाने लगाती है कि मैं शादी करवा दूंगी तेरी, मैं ये करवा दूंगी। एक्चुअली ये जीतू नाम का एक हमारे घर में सर्वेंट था, ऐसा ही उसका किरदार था। कभी वो नाराज़ होकर चला जाता था, फिर महीना 2 महीने घूम के बाहर आके बैठ जाता था। बेजी को बोल दो जीतू बैठा है, उसको ले जाएं आकर। ऐसे फिर एक दफ़ा वो चला गया अपने घर यूपी में, वहाँ जाके बीमार हो गया। उनको बोलता रहा कि मेरे घर में अनपढ़ था, कोई एड्रेस नहीं पता, कोई उसको लेके नहीं आया इधर, और वो मर गया। इसने हमारी सारी फैमिली को बड़ा रुलाया कि अगर हमारे को पता चल जाता हम जाके ले आते, उसका इलाज करा लेते उसका। फिर उसका सारा किरदार मेरे मन में घूमता रहा, फिर उसका नावल बन गया। यानी इससे एक बढ़िया बात ये हुई कि आमतौर पे कहते हैं कि लोगों की जड़ें अपने घर में होती हैं, लेकिन जीतू की जड़ें इस घर में बन चुकी थी। जहाँ व्यक्ति रहता है वही उसका घर हो जाता है। और शायद ये एक बहुत सांकेतिक प्रभाव था कि आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में, यूपी, बिहार के लोगों की भी जड़ें बनेंगी, जो बन रही हैं। मैडम, एक और प्रश्न है कि 50 साल से आप लिख रही हैं, अर्ध शताब्दी होगी आपको लिखते हुए, हमारे समाज में तब्दीली नहीं आई, वैसा ही जातिगत परिप्रेक्ष्य है, अमीरी है, गरीबी है। वैसे आपने कह दिया कि इसका हाल तो इकोनॉमिस्ट बताएंगे, लेकिन राइटर भी इसको सोचता है। इसके बारे में आपके मन में कभी नहीं आता कि मैं ऐसी कोई समस्या भी मेरे मन में आए कि ये तब्दीली क्यों नहीं आ रही,
इसका कोई कारण होगा, या आप उस दृष्टि से सोचती हूँ इस तरह कुछ? मेरे सभी जो नावल हैं जी जी उनमें कोई किसी किस्म का भी रेवोल्यूशन नहीं है, जी जी, एवोल्यूशन है। आई अंडरस्टैंड। जी जी कि एक समस्या फिर दूसरी, उसके साथ फिर तीसरी, जैसे जैसे समाज चलता है ऐसे उसकी समस्या बदलती जाती है, उसमें नए नए विषय आते हैं, उनका ट्रीटमेंट आता है। सो ये तो लेखक तो अपनी कोशिश करता है ना, जी जी, जो समाज में जो कुछ बदलना है, जो कुछ होना है, वो तो एक टाइम के साथ ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि रशियन रेवोल्यूशन जब आया 50 साल पहले उसके बीज उनकी बुक्स में आ गए थे। जी जी, जो आज हम ये बातें कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, हो सकता है कभी ये लोगों को। दूसरी बात मेरे को ये अच्छी लगती है कि मेरे उपन्यास बहुत लोग ही पढ़ते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं, कुछ सीखने को मिलता अब है, रीडरशिप बहुत ज़्यादा है, सीखने को मिलता है, जहाँ कुछ उनको आइडियाज़ मिलते हैं, जहाँ करेक्टर मिलते हैं, मॉडल मिलते हैं। ये एक यंग गर्ल्स ही नहीं, औरतें भी, बूढ़ी, बच्चे, बूढ़े, हाँ, सब आपका बहुत बड़ा पाठक वर्ग है। पंजाबी में अगर एक दो लोग चुनने हों जिनको पढ़ा जाता है, उनमें से आप हैं, इसलिए प्रकाशक आपके पीछे पीछे भागते हैं। आपके उपन्यासों में नारी का चित्रण है, नर नारी संबंधों का चित्रण है, लेकिन इन संबंधों के पीछे एक सामाजिक परिवेश है। समाज में बहुत से कांटे हैं, जैसे कि हमने बहुत से प्रश्नों के ज़रिए बातचीत की कि समाज में जाति प्रथा का भी बोलबाला है और आर्थिक विपन्नताओं से भरे हुए लोग भी हैं। आपके कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो नर नारी संबंधों से आगे जाकर इन कांटों की बात भी करते हैं। अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँ तो जब 1978 से लेकर 1991 तक लगभग 12-13 वर्ष पंजाब में पंजाब समस्या, पंजाब संकट का दौर रहा, तो आप जैसा उपन्यासकार जो अपने कॉन्शियस के इम्प्रेशंस को उपन्यास में ढालता है, नर नारी संबंधों की बात करता है, स्त्री पुरुष संबंधों की बात करता है, रिश्तों की पाकीज़गी और पुख्तगी की बात करता है, वो उपन्यासकार भी चुप नहीं रह सका और आपने एक उपन्यास लिखा, जिमी पूछे आसमान, ये कि जो ज़मीन है वो आसमान से कुछ पूछती है। तो पंजाब में जो कत्लो गारत का माहौल रहा उसको आपने अपने उपन्यास में ढाला, वो आपका बिल्कुल अलग तरह का उपन्यास है। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे मन में पन पाओ? जिमी पूछे आसमान एक त्रिलड़ी नावल का 3rd पार्ट है। जी जी, उसका पहला पार्ट है हस्ताक्षर जी, 2nd पार्ट है उसका पैर चाल, तीसरा पार्ट उसका है जिमी पूछे आसमान। जी, मेरे को ये लग रहा था कि इतना बड़े प्रश्न है ये कि जमीन भी आसमान से पूछने जा रही है जी, कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वैसे उस दौरान जो कुछ हो रहा था उसमें एक कोई अकेली पार्टी गलत नहीं थी, अकेले सिख जहाँ एक हिंदू, जहाँ मुसलमान, जहाँ पुलिस, जहाँ पॉलिटिशियन, ये सभी का रोल गलत हो गया था। जी जी, ऐसा भी एक समय आया कि 2 नौजवान हमारे घर में भी आए जी, पिस्टल उन्होंने कमीज के नीचे डाले हुए थे, जी जी, और मेरे को एक पर्चा दिखाकर बोल रहे हैं कि आपने इनमें से चूज करो कौन से टॉपिक पे हमारे हक में लिखना है। जी, मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे ऑर्डर पे नहीं लिख सकती, जी जी, मेरा तो जब मन बनता है मैं लिख देती हूँ, जो मैं समझती हूँ ठीक बेठीक वो मैं नॉवल में लिख देती हूँ। जी जी, बोलता नहीं, आपको बाबा जी का हुक्म मानना पड़ेगा। जी, मैंने उनको कहा भाई बात ये है कि बड़ी से बड़ी बात क्या होगी, आप मेरे को मार देंगे, जी जी, मर तो मैं वैसे भी जाऊंगी 5, 10, 20, 30 साल के बाद, जी, जे फिर भी मरना है, अब मरना तो क्या फर्क पड़ेगा। जी जी, सो ये तो आप छोड़ दो कि मैं किसी धमकी के तहत लिखूंगी। अगर आप ये गारंटी कर सकते हो कि लेख लिखने के बाद मैं कभी नहीं मरूंगी, फिर मैं लिख देती हूँ। जी जी, फिर वो कहने लगे हम प्रसाद साहब से बात करेंगे। उन्होंने प्रसाद साहब से किया, उन्होंने भी कहा कि मैडम को बोलो ये लिख दें। वो बोलते मैडम पर किसी का ऑर्डर तो चलता नहीं है, वाह, और उनकी मर्जी है, लिखें या ना लिखें, मैं क्या कर सकता हूँ। जी जी, फिर वो कहने लगे अच्छा अभी हम जा रहे हैं, हम फिर आएंगे। जी जी, मगर फिर वो कभी नहीं आए। तो इसी में मैं जो कुछ वापर रहा था, जो कुछ हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। जी जी, इसलिए मैं कोई किसी पर फतवा तो देना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने वो जो ज़िंदगी की तस्वीर है वही उन नावल्स में देने की कोशिश की है। जी, मैडम वो उपन्यास मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ और शायद सबसे नज़दीक वाले विद्यार्थियों से हूँ जिसको पांडुलिपियाँ पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कोई भी उस उपन्यास को पढ़ेगा तो उसमें एक बात है, आप मेरे से मुत्फिक होंगी कि आपने उस उपन्यास में
कोई सैद्धांतिक विचार चर्चा या पंजाब की समस्या क्या है, इसका क्या हल होना चाहिए, ये ठीक है गलत है, ऐसा कोई फतवा नहीं दिया जैसे कि आपने अभी कहा। लेकिन आपकी एक हमदर्दी उस माहौल के प्रति नज़र आती है। वो हमदर्दी किसके लिए है? क्या उनके लिए जो अलगाववादी थे, जिनमें से 2 लोग आपके घर भी आए, या उनके लिए जो उनके हाथों मर रहे थे, या उन सबको छोड़कर पंजाब के जनमानस के लिए जो उस सारे माहौल में पिस रहा था? आप किस, वो पंजाबी में एक शब्द बोलते हैं ना, धीर बनना, किसके साथ खड़े होना, आप क्या समझती हैं कि उस उपन्यास के ज़रिए उस माहौल में जो आपके मन पे कष्ट हुआ, उस माहौल को देखकर आप किसकी तरफ खड़ा होना चाहा था आपने? यह उपन्यास ऐसे किस तरह की दिशा की ओर बढ़ता है? हाँ, मैंने उस उपन्यास को किसी विचारधारा को प्रकट करने के लिए या देने के लिए नहीं लिखा। जी। मैंने उसमें ज़िंदगी की तस्वीर दी है जिसमें सभी पक्ष हैं। मैंने एक लेख लिखा था बाद में, उसमें मैंने ज़रूर ये स्पष्ट किया था कि ये जो प्रॉब्लम है, ये मेरे को कर्नाटक में एक अवार्ड मिला था, टीवी वालों ने यही प्रश्न पूछा था कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके बारे आप क्या कहेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा था उसमें जिम्मेवार जो थी वो पंजाब की पार्टीशन थी। जी। क्योंकि यहाँ पर 3 ही कौमें, हिंदू मुसलमान सिख, इकट्ठे रह रहे थे। मगर जब पार्टीशन हुई, मुसलमान दूसरी तरफ चले गए, हिंदू इस तरफ आ गए, और सिख को लगा कि हमारा तो कोई घर ही नहीं रह गया। जिन्होंने मास्टर तारा सिंह को कहा था कि आप ये खाली कागज़ पे अपनी शर्तें लिख लो पाकिस्तान की तरफ वाले, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करते। इधर जब आए उनको लगा था कि हमारा घर, मैं ये कहती थी कि ये इसको समझने के लिए ये करना चाहिए कि एक आदमी है, फ़र्ज़ करो उसके 5 बेटे हैं, घर में रह रहे हैं, काम भी करते हैं, खुशी हैं, दुख सुख भी हैं। एक बेटा सडनली कहता है कि मेरे को अलग कर दो। वो ऐसा वक्त नहीं होता कि उसके हाथ पांव काट के रख दो ताकि जो घर से बाहर ना जा सके, अलग घर ना मांग सके। वो ये सोचने का होता है कि जो उसका घर था अब उसका क्यों नहीं लग रहा उसमें कि ये मेरा घर नहीं है। उसके मन में ये क्यों अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ। सो इसलिए जो वापर रहा है वो तो ये हालात के शिकार लोग हैं, सभी इस भटके हुए लोग हैं, जो मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, जो मार रहे हैं, सभी इस गलतफहमी में जाते हैं कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि पार्टीशन हुई, डिवाइड हो गए, दोनों में रिफ्ट आ गई, लेस हो गए, समझने लगे और वो अपना अलग होम मांगने लगे। सो मैं अपने नावल में किसी भी दिल को जस्टिफाई नहीं किया, मैं तो जो उसमें सफ़र कर रहे थे उनकी एक तस्वीर पेश की। पंजाब संकट के दौर में जो अलगाववादी हैं, वो जो अलग जगह मांगते हैं, उसके हक में ना हुए। नहीं, मैं किसी भी हक में नहीं, पार्टीशन के हक में नहीं। इसलिए जब आप ये कहती हैं कि अगर उनका यहाँ मन नहीं लग रहा, उनकी कोई समस्या है, तो आपका कहने का अभिप्राय ये हुआ कि उनको ऐसा महसूस करवाना चाहिए कि ये उनकी ही जगह है, वो ऐसा चिंतन मनन हो कि क्यों उनके मन में विचार आया। अदरवाइज और टूटना कोई हल नहीं है। मैडम, आपके ये बहुत अच्छे विचार हैं उपन्यास में, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में और उठ रहा है कि जिमी पूछे आसमान के बाद आपके जितने भी उपन्यास आए अभी तक जो सिलसिला चल रहा है, और अभी तो आपकी बहुत, अगर मैं कहूँ कि जैसे वो पंछी आसमान में उड़ता है ना, तो पहले उसके पंख आपको हिलते नज़र आते हैं, लेकिन वो ऊपर जाकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो बिना पंख हिलाए उड़ता है। तो ये स्थिति आपकी अब उपन्यास की रचना की, क्राफ्टमैनशिप की हो गई। पहले आपका 2 साल बाद 3 साल उपन्यास आता था, फिर 1 साल बाद आने लगा। इन दिनों पिछले 2-3 साल से आपके साल के 2-2 उपन्यास भी आ रहे हैं। आपकी गति ज़्यादा तेज़ हो गई है उपन्यास रचना की। पिछले दिनों ओता परीसी आपका नया उपन्यास आया, इसी तरह इस कड़ी में और भी उपन्यास आए। ये स्पीड बढ़ने का क्या कारण हुआ? स्पीड बढ़ने का एक मूल कारण तो ये है, जैसे एज बढ़ रही है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि टाइम शायद इतना नहीं है जितना काम मैंने करना है। काम बहुत करने वाला पड़ा है, बहुत काम मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जो कर सकती हूँ वो करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे जो मैं किया है उससे मुझे लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो बहुत काम करना है। मैडम, आपका जो अग्नि परीक्षा से सिलसिला शुरू हुआ है उपन्यासकारी का, अग्नि परीक्षा है हमारा जीवना, तीली दा निशान, सूरज ते समुंदर,
हस्ताक्षर, पैड चाल, जिमी पूछे आसमान और एक लंबा सिलसिला आपके बहुत सारे उपन्यासों का हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा उपन्यास आया कथा को उर्वशी, जिसमें 5 उपन्यास थे। नहीं, छठा बाद में अलग छपा ना। 5 उपन्यासों का एक संग्रह, एक बड़ा उपन्यास कथा को उर्वशी। उन 5 को, वैसे 5 दरिया हैं, हो सकता है कि 5 आपके जहन में कहीं बैठा हो, 5 का अंक बैठा हो, लेकिन उसके बाद आपको लगा कि ये कंप्लीट नहीं, आपने उसका एक छठा भाग लिखा जो अलग से छपाते कथा तुरती रही। वो जो बड़ा उपन्यास आपने लिखा, जिसके ऊपर आपको सरस्वती अवार्ड भी मिला, लेकिन उसके बाद आपके फिर उसी तरह छोटे आकार के उपन्यास आने लगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि कथा को उर्वशी जैसा बड़ा उपन्यास, जिसका आकार भी बड़ा है, जिसका विचार प्रवाह भी बहुत तेज़ है, जिसमें यथार्थ से कल्पना तक और दुनियावी बातों से अध्यात्म तक एक पूरा सिलसिला, जो बहुत फिलोसॉफिकल उपन्यास है, उस अकेले उपन्यास पे भी पीएचडी की डिग्रियाँ हो रही हैं। उसके बाद फिर वो छोटे उपन्यास लिखने या एक झलक लेकर, जैसे वेवलेंथ आती है आपके पास, फ्लैशेज आती हैं, वैसे उपन्यास लिखने, आपको लगता नहीं कि कथा को उर्वशी के बाद मुझे वैसा ही कोई और उपन्यास लिखना चाहिए जिसमें उतना ही बड़ा कैनवस हो जितना कैनवस कथा को उर्वशी का था? जो कथा को उर्वशी नावल है जी, मैं वैसे तो सभी नावलों के संबंध में यही कहना चाहूँगी कि मैं कथा को उर्वशी भी सोच कर जब प्लान कर नहीं बनना है। जी जी। जिसका दूसरे जो आ रहे हैं वो भी ऐसे प्लान करके कि ये लिखना चाहिए, इतना बड़ा लिखना चाहिए, ऐसा कैनवस होना चाहिए, ये मैं कभी नहीं इस पर टाइम लगाती। जी, जी। वो बड़ा होने का एक कारण है कि मेरा एक ही भाई था जी, मेरे से 15 साल छोटा था, आर्मी में ऑफिसर था, और उसने 94 में जी सुसाइड कर ली थी। जी जी। देखा जाए तो उसको कोई समस्या नहीं थी, अच्छा घर था, अच्छा परिवार था, 2 बेटे थे, वाइफ थी, चंगी जॉब थी, रिस्पेक्ट थी, एवरीथिंग थी। जी जी। और आप जैसी बहन थी? हाँ, मैं भी साथ में ही थी। मगर उसकी डेथ के बाद एक तो मेरे को इतना बड़ा झटका लगा कि मेरे लिए जैसे हर चीज़ मीनिंगलेस हो गई। जी जी। मैं बहुत रोई, बहुत पढ़ा, फिलोसफी भी पढ़ी, रिलीजन भी पढ़ी, साइकोलॉजी भी पढ़ी, सोशियोलॉजी के भी देखे, उपन्यास भी पढ़े, बहुत कुछ उस दौरान पढ़ा। जी, जी, जी। मगर 5 साल तक कुछ भी लिखने का मन नहीं हुआ। फिर मेरा पब्लिशर जो था दिल्ली वाला, ओल्ड मैन, पहले तो वो खत लिखता रहा कि कुछ लिखो, पाठक पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। फिर वो खुद चल के आ गया, आके मेरे पास बैठ गया। वो भापा प्रीतम से नवयुग पब्लिशर हाँ, वाले। नवयुग जी, पब्लिशर। अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, और मैं भी रो रही थी, वो भी रोने लग गए। फिर संभल के मेरे को कहने लगे कि जिस भाई के लिए आप इतना रो रही हो, जी, जी। वो जहाँ भी है, जिस दुनिया में भी है, अगर तेरे को ऐसे देखेगा कितना दुखी होएगा। जी जी। इसलिए उसकी रूह के अगले तुरने के लिए, कहाँ जाने के लिए, यहाँ से तेरे को संभलना बड़ा जरूरी है। तो जो भी तेरे मन में आता है लिख, जैसा भी आता है, वेंटिलेट होना चाहिए वो सभी। जी जी। फिर मैंने एक मन में थोड़ा सा प्रेयर की कि मैं किसी को बड़ा छोटा, चंगा माड़ा बनाने के लिए नहीं लिख रही। जी। मैं जो एक सच है उसको ढूंढने जा रही हूँ। बहुत अच्छे, एक सच की तलाश। हाँ, तलाश, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। हाँ। वेरी गुड। सो पहले मैंने उस भाई की जो लाइफ थी उस पर लिखा, कथा काले कोहां दी। जी जी। पहला भाग मीन्स डिफिकल्ट जर्नी। जी, काले कोस। काले कोस। जी जी। फिर दूसरा जब ये कंप्लीट हो गया, मेरे को लगा नहीं अभी कुछ रह गया। फिर मैंने उसका दूसरा भाग लिखा, कथा कलयुग की। कथा कलयुग की। मीन्स उस टाइम की कथा जब वैल्यूज टूट रही हैं। टूट रही जी हैं। जी। फिर भी मेरे को लगा ये कुछ रह गया, बनी नहीं। फिर मैंने तीसरा भाग लिखा, कथा अनकही। कथा अनकही। हाँ, उसमें जो सोल है उसकी, जी, वो जी। वापस आती है, जी जी। अपने घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ देखती है, और उसको लगता है कि ये मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, मेरे जो पितर ने वो क्या सोचते होंगे। ऐसे उस पर वो अभी कुछ करना चाहता है, कोई उसकी वाइफ की तरफ देख रहा है, वो मारना चाहता है मगर उसका हाथ ही नहीं है, ऐसे नहीं है। वो जो अनकही कथा थी, जी, जी। उसकी, उसमें एक भटकती आत्मा की कथा। जी जी। फिर उसके बाद मेरे को लगा ये भी अभी कंप्लीट नहीं। फिर मैंने लिखा 4th पार्ट, कथा एक हॉके दी। जी जी। उसका यंग सन जो है, जी जी। एक टूटते हुए परिवारों के बच्चों का क्या हाल होता है, जी जी। वो भी कैसे
पढ़ाई छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर जाके गंगा में लगा देता है छलांग मरने के लिए। यहाँ पर 4th खत्म हो। ये भी आपका एक निजी अनुभव रहा क्योंकि आपके भतीजे ने भी सुसाइड हाँ, किया। उसके बाद मैंने फिर उसको 5th पार्ट लिखा, कथा काल अकाल दी। जी जी। कथा टाइम एंड बियॉन्ड। टाइम एंड बियॉन्ड। जी बियॉन्ड। उसमें उसको एक सन्यासी निकाल लेता है। जी। फिर सन्यासी कर उसकी जो वार्तालाप होती है, वो जो सन्यासी है वो एक्चुअली सन्यासी नहीं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फिलोसफी का प्रोफेसर है। जी जी। जिसकी वाइफ मर गई और बेटा यूएसए में सेटल हो गया। वो घर से निकला ऐसे ही, वो वहीं टिक गया, साधु बन गया। उसके साथ जो होते हैं सारा फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, जहाँ जिंदगी मौत सब की मीनिंग की तलाश, वो कथा काल अकाल की। इसके बाद मेरे को लगा भी ये तो सब कुछ चल गया, मगर लाइफ तो कहीं स्टॉप नहीं होती। जी जी। मैं भी तो जी रही हूँ, मैं लिख भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ। फिर मैंने अगला पार्ट उसका लिखा, ते कथा तुरती रही। यानी काल काल के बाद भी कथा चल रही है। हाँ, लाइफ गोज ऑन। जी जी। उसमें फिर 6वें भाग में मैंने लिखा, उसमें जो खत्म इस साधु बना हुआ लड़का, उसकी एक घर की ग्रंथ है, वो उसकी आंटी उसको दे जाती है कि प्रेशियस है, सबको अच्छे इंसान को देना घर में तुम। फिर वो वापस लेके जा रहा है, बोलता है अभी जो मेरी ग्रैंड मदर नहीं है, मेरी आंटी भी नहीं है, उस परिवार को इस ग्रंथ की ज़रूरत होगी। लास्ट फिक्र वो ये बोलता है, आज के समय में हर एक इंसान को ही किसी न किसी ग्रंथ की ज़रूरत है। बहुत अच्छे, बहुत यहाँ पर अच्छे। ये इसीलिए हुआ कि मैं उस टाइम में इतनी डिस्टर्ब थी, इतना पढ़ा, इतना सोचा, उसी का रिजल्ट 5 साल के बाद फिर 99 में ये पब्लिश हुआ। मैडम, आपने दुनिया भर के उपन्यास पढ़े हैं, जिस तरह की बात आपने यहाँ पे ख़त्म की, कुछ इसी तरह की बात हरमन हेस ने भी की सिद्धार्थ में। सिद्धार्थ के अंत में भी जब सिद्धार्थ मिलता है वासुदेव को, तो इसी तरह का वहाँ पे अभिप्राय है कि ज़िंदगी चल रही है, वो दरिया को देख रहा है, दरिया में से ओम की ध्वनि आती है। तो जाहिर है कि हरमन हेस की इंस्पिरेशन भी इंडियन फ़िलासफ़ी है, आपकी इंस्पिरेशन भी इंडियन फ़िलासफ़ी है। कहीं पे ये जुड़ाव आपको दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ लगता है, या ये जुड़ाव जो आपने दुनिया भर का साहित्य पढ़ा, अपने मन में उसे बिठाया, उसके साथ है, या ये जुड़ाव उन घटनाओं से आया जो घटनाएं आपके साथ घटी ज़िंदगी में? इनमें से आप किसको महत्व देना चाहती हैं? मैंने ऐसे अलग अलग इनकी कभी पहचान करने की कोशिश नहीं की। ये जिंदगी में जैसे आया, जैसे मेरे मन में आया, अपने आप आता अपने आप आ गया। क्योंकि आपके अंतर में जो इतना कुछ समाया हुआ है, वहाँ पे क्या है, ये पूरा समन्वय है। मैडम, एक बात और कि जो आपका कथा कुरुक्षी छपा 5 भागों में, कथा काल काल दी तक, वही उपन्यास 1 वॉल्यूम में है, उसका दूसरा एडिशन तो भी नहीं आया? नहीं, दूसरा भी छप रहा है। हम यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 5 भाग जो थे वो कथा कुरुक्षी बना, जिसमें सरस्वती अवार्ड मिला, लेकिन बाद में आपने 6ठा भाग भी लिखा। हिंदी में ये इकट्ठा छपा है, 6 भाग। हाँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ। और गुजराती में इकट्ठा छपा और इंग्लिश में अभी ट्रांसलेशन। पंजाबी में भी आप 6ठे को साथ में डालकर, हाँ, साथ में डाल, मतलब अब जब वो कथा कुरुक्षी का दूसरा एडिशन आएगा तो जाहिर है वो 6ठा भाग भी साथ होगा। क्या आपको ऐसा भी कभी लगता है बतौर उपन्यासकार कि शायद इसका कोई 7वां भाग भी लिखना पड़े? मेरे को नहीं लगता। अब कथा चल रही है, इसके आगे ये चलती जाएगी, और कथाएं चलेंगी। एक प्रश्न आपसे पूछने को मन करता है। आप जब गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला बनी, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आप क्यों यूनिवर्सिटी में आए, तो मुझे तो आप ये उत्तर देंगी कि कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लेक्चर लगना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने बहुत सादा सा उत्तर दिया और बहुत खूबसूरत उत्तर दिया कि मैंने सोचा यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी कि कहाँ आप धर्मशाला हैं, फिर आप नाभा, पटियाला, कल को गुरदासपुर, काला अफगान जाना पड़ जाए। लेकिन ट्रांसफ़र ना होना ही एक वजह नहीं रही होगी, क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद भी पटियाला में हैं और आपके इंशाल्लाह पटियाला में 3 बड़े बड़े घर हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में ही रहती हैं, यूनिवर्सिटी के मकान का किराया भरती हैं। आप पटियाला में हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी में है, कैंपस में रहती हैं। आपने एक बार लिखा कि सारी दुनिया में से अच्छा पंजाब, पंजाब में से अच्छा पटियाला, पटियाला में से अच्छा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी कैंपस पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी में मेरा घर, जहां मोर हैं, विद्यार्थी आते हैं। तो क्या जो आपने लिखा यही कारण है, या कोई और कारण भी है कि आपने सारी ज़िंदगी पटियाला में लगाई,
बाकी ज़िंदगी पटियाला में ही रहेंगे और अगले जन्म में अगर दिलीप कुमार टिवाना ही बनेंगे तो पटियाला में ही रहेंगे, इसका क्या कारण है? एक टाइम जब मैं लेक्चरर थी तो लंदन से एक वीकली अखबार छपता है देश परदेश जी। उसके एडिटर ने जब ये अखबार शुरू किया तब भी मेरे से मिला, मेरी बहन के हस्बैंड का फ्रेंड था। जी, जी। उसने पूछा अखबार का क्या नाम रखूं, मैंने कहा देश परदेश रख ले। जी, जी। कुछ सालों के बाद वो इतना पॉपुलर हुआ और उसकी बहुत आमदन हो गई, मेरे पास आया। तरसेम पुरेवाल उसका नाम था। अब इस दुनिया में नहीं। हाँ, कहने लगा बहन जी मैं तो आप जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप लंदन में आज चलें, वहाँ जाके एडिटर बन जाओ उस अखबार की। जी जी। जितनी आप इधर पे लेते हैं 10 टाइम्स 10 गुना तनख्वाह दूंगा जी। घर फ्री दूंगा, कार फ्री दूंगा और इंडिया आने के लिए 1 साल में 2 टिकट फ्री दूंगा। 10 साल आपको ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस देर नहीं छोड़ना। 10 साल के बाद आपकी मर्जी है, आप रहें या ना रहें। जी जी। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि लंदन में रहना और 10 गुना हर चीज़ मिल रही है। मैंने अपने बेजी को बोला, बेजी तरसेम मेरे को कहता है लंदन आ जाओ, बहन जी 10 गुना तनख्वाह दूंगा, कोठी कार हवाई टिकट। मेरे मदर जो बहुत एक समझदार, जो आपकी दूसरी बुआ थी, यानी सगी बुआ नहीं, आपके फूफा जी की पहली पत्नी। हाँ। जी जी। वो मेरे को कहने लगी बात सुन। मैंने कहा हाँ। कहने लगी अब तू 2 फुलके खाती है फिर 20 खाएगी। वाह वाह, क्या बात। अब तू एक सूट पहनती है फिर 10 इकट्ठे पहनेगी। जी जी। इससे आगे ना उन्होंने कुछ कहा ना मैंने पूछा। मैंने तरसेम को बोल दिया, तरसेम भाई मैंने नहीं जाओ भैया अपने को तो यही ठीक बढ़ता है। उसके बाद फिर एक मौका ऐसा आया जब करतार सिंह दुग्गल नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने जी। उन्होंने कहा कि बीबी तू पंजाबी सेक्शन की एडिटर बन जा दिल्ली में आके। जी जी। अगर तूने छोड़ के आना है, तू लेक्चरर है, हम प्रोफेसर का ग्रेड देंगे। जी। अगर तुसी डेपुटेशन पे आना है तब भी हम प्रोफेसर ग्रेड में रख लेंगे, तुम आ जाओ। जी जी। मैंने उनको कहा नहीं मैंने नहीं आना। क्यों नहीं आना? मैंने कहा मैं क्लरिकल जॉब 5 घंटे बैठना ये मेरे से नहीं होता। 8 घंटे, अभी आपने 5 ही सोचे थे। हाँ, नहीं बैठना। वो बोलते तेरे को कौन कहता 5 घंटे बैठ, तू जितने टाइम मर्जी बैठना, मर्जी ना बैठना, जो मर्जी करना, तो आ तो सही। फिर मैंने कहा भाई मेरे को तो इतने भीड़ भड़के वाले शहर में नहीं जाना। जी जी। और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया जब डॉक्टर हरभजन सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी की पंजाबी के अध्यक्ष बने। जी जी। उन्होंने अमृता से भी कहा कि अपनी सहेली को कहो दिल्ली में आ जाए, मैं इधर उसको रीडर बना दूंगा। मेरे को और तो कुछ सूझा नहीं। मैंने कहा इधर मकान की बड़ी मुश्किल है। जी जी। वो कहने लगे हम ऐसा मकान ढूंढ लेंगे, नीचे हम रहेंगे ऊपर आप रहना। जी जी। उधर आ जाओ। मैंने कहा भाई नहीं मेरे को आना, मेरे को जमता नहीं। फिर वो कहने लगे महानगर के एक्सपीरियंस के बगैर आप ग्रेट नावल नहीं लिख सकेंगे। जी जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब नावल ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ ही ठीक। जी जी। तो मैं नहीं गई, इसीलिए पटियाला में रहती रही। तो आपने पटियाला नगर चुना महानगर की वजह से। असल में ना यूनिवर्सिटी में रहना जो है, गांव से लड़के या लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं, गांव से हमारे गांव वाले भी आ जाते हैं, काम करने वाले भी आ जाते हैं। ये गांव और शहर एक मिला जो समन्वय। हाँ। यानी आपको पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी में रहना आपको लगता है कि रब्बों से भी जुड़ी हुई हैं। हाँ। और शहर से भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम महानगर नहीं गई, लेकिन आपने इस पटियाला नगर को एक महानगर जितनी मशहूरी दे दी, इसके साथ तो आप सहमत हैं ना? पता नहीं, ये तो आपके बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो खून के रिश्ते नहीं, लेकिन आपने खूबसूरती से निभाए। जैसे कि आपके फूफा की पहली पत्नी, जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं, लेकिन वो बेजी के रूप में आपके अंदर समाई हुई हैं और अंतिम सांस तक वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं जब पिछले 32 वर्षों से आपके जीवन में हूँ, अच्छी तरह देखता हूँ चारों तरफ, और मुझे ये खुशनसीबी है कि मैं आपके बहुत नज़दीक भी हूँ। आपका बहुत बड़ा रिश्ता अपने विद्यार्थियों से है। आप एक टीचर हैं, बहुत से टीचर होते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ। विद्यार्थियों के साथ बहुत प्यार का रिश्ता होता है, लेकिन आपके विद्यार्थियों का आपके साथ जुड़ाव है। जुड़ाव ऐसा कि जैसे मैं आपका विद्यार्थी हूँ, मैं 2 दिन घर नहीं जाऊँ आपके तो मैं घूम के एक बार ज़रूर जाकर आता हूँ। ये जो आपका रिश्ता है विद्यार्थियों के साथ, इस रिश्ते को आप क्या परिभाषा देंगी, इनको कैसे बताएंगी, इनको आपके मन पे कैसे लेंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे घर वाले ये कहते हैं कि इसको अपने और बगाने का फ़र्क ही नहीं पता।
जी, और जी। ये बात सच है। जी जो मेरे विद्यार्थी हैं बहुत सारे, अब तो जी जी, वो बहुत सारे, सैकड़ों में हैं। उनमें से बहुत सारे वो मेरे दुख सुख में औख सौख में और मेरे अपने बच्चे ही लगते हैं। जी 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 एक दिन मेरा अपना बेटा कहने लगा, मम्मा मेरा ना कोई बहन है ना कोई भाई है, मैं अकेला ही हूँ। जी मैंने उसको कहा, सिमरन ये जो मेरे विद्यार्थी हैं ना, किसी को, मैं हूँ बेशक ना हूँ इस दुनिया में, किसी को आवाज़ दे के देख लेना, ये सब तेरे बहन भाई ही हैं। वाह, और ये एक सच्ची बात है। मेरे को ये झूठा कॉन्फिडेंस नहीं है, सच्चा है जी, कि जी। वो उसके भाई बहन ही हैं, सब उसके जी। लिए ही है। बहुत अच्छे, बहुत और ये ऐसा है कि एक दफ़ा डॉक्टर हरभजन सिंह इधर आए हमारी यूनिवर्सिटी में, विजिटिंग प्रोफेसर, जो हमारे पंजाबी के बहुत बड़े कवि समीक्षक, हाँ, हाँ, आपके समकाली भी। हाँ। जी 1 महीना विजिटिंग प्रोफेसर रहने के बाद मेरे को कहने लगे, बीबी मैंने तेरे नावलों पर एक आर्टिकल लिखना था। क्या लिखना था? जी कहते मैंने लिखना था कि जैसी औरतें ये पोर्ट्रे करती है ऐसी औरतें तो होती ही नहीं। जी जी, मैंने कहा जी दिल्ली में शायद नहीं होती, पर पंजाब में होती, पंजाब में होती हैं। हैं। जी जी फिर मैंने कहा आपने फिर लिखा क्यों नहीं? जी जी बोलते मैं तुम्हारे विद्यार्थियों से डर गया। जी मैं क्या, क्यों? कहते अगर तुम इनको बोल देना डॉक्टर हरभजन सिंह को उठा के नदी में रुड़ा दो, वे पूछेंगे नहीं क्यों, रुड़ा के ही आ जाएंगे, डुबो कर आएंगे, इसलिए डर गया। बहुत अच्छा। तो मेरे विद्यार्थियों से ऐसा ही रिश्ता है। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि जैसे निश्चय की माँ कलाकार की प्रशंसक थी, उनकी सभाओं में जाती थी। एक दिन जाने लगी तो निशा ने कहा मेरे को भी साथ ले जाओ। कहती हाँ चलो, तेरे को भी मेरे कारण जानते हैं। उसका बेटा है। हाँ, वो बोलता है हो सकता है कभी दुनिया में मेरे कारण तेरे को जाने। अब ऐसा ही हुआ है कि हम उसकी माँ को निश्चय के कारण जानते हैं। वाह वाह, पहले था कि लोग जानते थे कि ये मैडम के स्टूडेंट हैं, अभी लोग ये भी जानते हैं कि मैडम इनकी टीचर है। वाह। अच्छा मैडम, अब एक प्रश्न और, कि आपका विद्यार्थियों का बहुत बड़ा संसार, आपकी रचनाओं का बहुत बड़ा संसार, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? आपको लगता है कि इंस्पिरेशन ये कोई आध्यात्मिक शक्ति से मिलती है, परिवार से मिलती है, आपके चौगिर्दे से मिलती है? आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? नहीं, ऐसे मिलती हो तो मैं रोज ही ले लिया करूं। पहले मैं 1 साल में एक छोटा सा उपन्यास लिखती थी, फिर साल भर उसको क्यों वेट करती, ले लेती। एक्चुअली मेरे को ना कुछ, मैं समझती हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोग मेरे को बहुत अच्छे मिले या मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। आप अच्छे थे इसलिए अच्छे लोग मिले? नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं। जी जी, जैसे डॉक्टर हरचरण सिंह 10 साल हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। जी, बहुत सारी रचना मैंने उनके टाइम में की, बहुत कि वो मन पर कोई बोझ ही उनकी नहीं कोऑपरेशन बहुत थी, नहीं बनाते ही नहीं थे। अभी 12 अप्रैल को वो 91 साल की उम्र में गुजरे, अभी तक आपके साथ जुड़ाव था। हाँ, बोझ नहीं बनने देते थे। जी ऐसे ही एक दफ़ा जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनी, मैंने वीसी को कहा कि मैंने नहीं बनना। वो बोलते क्यों? मैंने कहा मुश्किल लगता है। वो बोलते मुश्किल काम मेरे को दे दिया करना। वाह वाह वाह। मैंने कहा मेरे को तो इतना टाइम बैठना मुश्किल लगता है। जी जी जी, वो बोलते भाई तुम जितना टाइम बैठना बैठ जाया करना, वरना मत बैठ। अच्छा मैडम, ये बताइए घर वालों का कैसा सहयोग है आपके लिखने पढ़ने में? क्योंकि जहाँ आप 24 घंटे रहते हैं घर में, वो कैसे सहयोग देते हैं, किस रूप में देते हैं? चुप रहकर सहयोग देते हैं, आपके काम करके सहयोग घर देते हैं? वालों की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो पढ़ते नहीं हैं और मेरे को कुछ समझते नहीं। जैसे आपको साहित्यकार अवार्ड मिला तो आपके भाई ने कहा कि रेडियो पे खबर आई तो उसके कमांडेंट ने कहा कि भाई सुना है किसी टिवाना लड़की को इनाम मिला है। तो उसने वीरेंद्र ने बोला कि वो तो मेरी बहन है। वो कहते अच्छा पार्टी हो गई। उसने कहा कि दीदी मुझे 2 मैं आपकी किताबें पढ़ूं तो सही, आपने क्या लिखा है? नहीं पढ़ूं नहीं। वो पूछता है कि आपके नावलों के नाम कौन कौन से हैं, मुझे नाम ही बता दो। मैंने सोचा इसने पढ़ने होंगे। मैं क्या बात पढ़ने हैं? कहना नहीं, लोग पूछ लेते हैं। अच्छा मैडम, आप ये एक बात बताइए, जिंदगी कोई ऐसी घटना जो बहुत अच्छी हो, खुशनुमा हो, या कोई ऐसी घटना जो बहुत दुखद हो, जो आपको विचलित करती हो, कोई ऐसी घटना के बारे में? छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको हमेशा याद रह जाती हैं। जी जी जी, हम सभी ये आदत होती है, हैबिट होती है कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसी बातें करते रहते जी हैं। जी, एक इधर डॉक्टर रोशनलाल आहूजा बुजुर्ग साहित्यकार चिंतक थे। एक दफ़ा मैं भी उनके पास बैठी बातें करने लगी कि यूनिवर्सिटी में ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। और सुनने के बाद मेरे को कहने लगे कि बीबी ये दुनिया तूने तो नहीं बनाई, बहुत अच्छे, जो तुम्हारी मर्जी की होती। वाह वाह वाह।
अच्छी बात तो ये है कि जैसी भी दुनिया तुम्हें मिली है उसके साथ तुम क्या करते हो, इसी के साथ को आप करना है। हाँ, वो ये बात उनकी मेरे को कभी नहीं भूलती। दुनिया आपसे क्या चाहती है, आपको क्या लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन है मुझसे दुनिया की? मैं इस बात के बारे में कभी नहीं सोचती। जी जी जी। क्योंकि आप अगर लोगों को सोच के आप कुछ करेंगे फिर तो आप कारीगर बन गए। जी जी जी। कि उनको लोगों का कहीं स्तर बड़ा होगा फिर क्या होगा। जी जी जी। संस्कृत का एक कभी विभूति हुआ, जी जी। उसको किसी ने कहा कि आप जो लिखते हैं किसी को समझ में नहीं आता। जी जी। वो तो कोई बात नहीं, 200-400 साल में हो जाएगा कोई समझने लायक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तो अपनी रचना टाइम के पर छोड़ देती हूँ। जी जी। कि टाइम ने इसको वैल्यूएट करना है, जी, इसने समझना है, देखना है कि इसमें कुछ जीतते रहने वाली चीज़ है या नहीं है। अच्छा, आप दुनिया से क्या चाहते हैं, इसको उलट बता दें इस सवाल को। हाँ, दुनिया से क्या चाहते हैं? मैं जो चाहती हूँ वो बस यही चाहती हूँ जी जी कि मैं एट पीस फील करूँ। बहुत अच्छी। अच्छा मैडम, कोई ऐसी बात जो इतनी हमने लंबी 3 घंटा साक्षात्कार किया, कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि मैं ये कहना चाहती हूँ, ये पूछी नहीं गई, या जो आपके मन में कोई बात हो आप अपने पाठकों को कहना चाहती हो, प्रशंसकों को या इस दुनिया को, कोई ऐसी बात जो पूछी नहीं गई आपके मन में हो के ये कहनी चाहती हूँ? मैं ये बताना चाहूँगी कि इसीलिए मैं अगला नावल लिखती हूँ कि मेरे मन में होता है कुछ रह गया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत। अभी जो मैं ये भी समझती हूँ कि सबसे अच्छा नावल अभी मैंने लिखना है। अच्छा, कोई आपका जीवन का उद्देश्य इसके अलावा कि लिखना है उपन्यास, इसके अलावा कुछ संदेश आप देना चाहते हो लोगों को कि भाई देखो मैंने इतने साल लिखा पढ़ा? देखो मैं कोई इतनी महान नहीं हूँ कि संदेश देने बैठ जाऊँ। मैं तो ये समझती हूँ जिसने हमें बनाया है, संसार में भेजा, उसको पता होएगा कि मैंने क्या करना है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना समय हमारे लिए निकाला और इतनी मूल्यवान बातें आपसे हुई। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बहुत सी बातें जो मैंने कभी ऐसे चिंतन नहीं किया था, सोची नहीं थी, आपने पूछ ली, मैंने बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच।